हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस के बारे में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के अगले डिसीजन की, जो कि उन्होंने दिया था इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। इसके अंदर एक 5 जजेस बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस मल्होत्रा, जस्टिस कौल, जस्टिस नरीमन, जस्टिस जोसफ और जस्टिस मिश्रा। और इस केस के अंदर कोर्ट ने ये देखा था कि जो SC/ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है प्रमोशंस के अंदर बाय असेसिंग दी 2006 नागराज जजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उस चीज को वो किया था। चलिए अभी आगे इसमें हम देखते हैं। इस केस के बैकग्राउंड में आते हैं तो सबसे पहले जो 2006 में कोर्ट ने एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट दिया था, इसके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट के डिसीजन को वैलिडेट करा टू एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर द SC/ST कम्युनिटी टू इंक्लूड प्रमोशंस। रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी कहते हैं इसको। हाउएवर इसके अंदर जो कोर्ट थी उसने कुछ कंडीशंस ले आउट की थी जिसने कि इसको डिफिकल्ट बना दिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऐसे रिजर्वेशंस ग्रांट करना। स्पेसिफिकली उन्होंने 3 कंट्रोलिंग कंडीशंस ऐसी डाली जो कि स्टेट को फुलफिल करना मस्ट है प्रायर टू ग्रांटिंग एन SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जो पहला है वो है कि द स्टेट मस्ट शो बैकवर्डनेस ऑफ क्लास। इसका मतलब ये है कि ये स्टेट को शो करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी है या क्लास ऑफ पीपल है जिनको आप ये दे रहे हो वो बैकवर्ड है, आपको शो करना पड़ेगा उनका बैकवर्डनेस है। सेकंड है इट मस्ट शो दैट द क्लास इज inadequately represented in the position/service for which the reservation promotion will be granted। जो दूसरा है वो ये है कि जो क्लास है जिसकी आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो inadequately represented है, उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है उस पोजीशन या सर्विस में। मान लीजिए रेलवेज हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, किसी भी सर्विस में जहाँ पे उनको प्रमोशन ग्रांट करने की जरूरत है। और फाइनली जो द रिजर्वेशन आर इन इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी बढ़ाने के इंटरेस्ट में उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी नागराज केस में, उसने फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को उन्होंने वैलिडेट किया था पार्लियामेंट की। जो पहला था वो था 77th अमेंडमेंट 1995 का, जिसके थ्रू आर्टिकल 16(4)(a) ऐड हुआ। उसके बाद आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 81st 2000 का, जिसके थ्रू 16(4)(b) आया। फिर था 82nd अमेंडमेंट 2000, जिसके थ्रू आर्टिकल 335 का प्रोवाइजो आया। और फिर था 85th अमेंडमेंट जिसके थ्रू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात आई थी SC/ST एक्ट, उसके अंदर आर्टिकल 16(4)(b) के अंदर। ठीक है, अब इसमें पार्लियामेंट जो थी जब उसने ये जो 5 अमेंडमेंट किए थे, उन्होंने कोर्ट की जो इंदिरा साहनी की रूलिंग थी उसको इफेक्ट जो था उन्होंने नलिफाई करा था। इंदिरा साहनी के अंदर 9 जजेस बेंच ने ये रूलिंग दी थी कि जो रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट होता है केवल उस पर ही अप्लाई करेगा अपॉइंटमेंट के केस में, granted by article 16 clause 4 but will not apply to promotions। कि अपॉइंटमेंट जब हो रहा है लोगों का किसी पोस्ट में तो ठीक है, जब उनको नौकरी पे रखा जा रहा है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आएगी तब उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं करेगी। इस चीज को उन्होंने नलिफाई कर दिया। उसके बाद अब चलिए बात करते हैं कि किस किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो ऐसे लॉज बना सकती है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए फॉर द SC/ST कम्युनिटी। उसके बाद आर्टिकल 16(4)(b) ये कहता है कि जो रिजर्व प्रमोशन पोस्ट है SC/ST कम्युनिटी के लिए, वो अगर अनफिल्ड रह जाती हैं एक पर्टिकुलर साल के लिए तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगले साल के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए अगले साल की कैरी फॉरवर्ड होगा। 16(4)(b) के अंदर फिर आगे ये दिया हुआ है कि एक सीलिंग जो होती है रिजर्वेशन कोटा के अंदर जो कि 50% पे कैप्ड है इंदिरा साहनी के जजमेंट में, उसको कैरी फॉरवर्ड पोस्ट के लिए जो अनफिल्ड पोस्ट होती हैं सब्सिक्वेंट ईयर के लिए उस पर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 335 ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है उनके अंदर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी को रखा जाए, बैलेंस किया जाए। लेकिन 2001 जो अमेंडमेंट था 2001 का, उसके अंदर आर्टिकल 335 में फिर ये क्लैरिफिकेशन डाल दिया गया कि स्टेट ये अप्लाई नहीं करेगा
अगर मान लीजिए इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन आता है तो उसमें जो इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स होंगे स्टेट का फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी वो अप्लाई नहीं करेंगे इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। फिर जो करंट केस है उसका इशू अरोज हुआ था स्टेट ऑफ त्रिपुरा में, जहाँ पे त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ त्रिपुरा शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज इन पोस्ट एक्ट 1981 के 4 क्लॉज 2 को उन्होंने उड़ा दिया एज बीइंग वायलेशन ऑफ दी 3 कंट्रोलिंग कंडीशंस इन नागराज केस। जो 3 कंडीशंस की अभी हम लोगों ने बात की थी उसके थ्रू। इसके बाद जो उसका अपील हुआ था वो हुआ था डिवीजन बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमति ने अपील को सुना और उन्होंने कहा कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर किया जाता है ऑन 14 नवंबर 2017। और उन्होंने और भी जो बहुत से मैटर्स थे उनको उन्होंने उस अपील में टैग करा। जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसको नागराज जजमेंट जो था 2006 का उसको रिविजिट करने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बेंच थी नागराज जजमेंट की उन्होंने ईवी चिनैया केस को रेफर नहीं किया है ठीक से, दे हैव फेल्ड टू रेफर इट। फर्दर मोर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको नागराज जजमेंट को वो करना है, मतलब इवेलुएट करना है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या नागराज जजमेंट इंदिरा साहनी को वायलेट करता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या नागराज फेल टू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट अंडर प्रिविलेज requiring by the state to reassess the backwardness of the SC/ST community thereby violating इंदिरा साहनी की। क्या जो नागराज जजमेंट है क्या उसके अंदर जो कंडीशन दी गई थी कि क्या आपको फिर से बैकवर्डनेस साबित करने की जरूरत है, इनहेरेंट बैकवर्डनेस, क्या ये रीअसेस करने से उसने इंदिरा साहनी के जजमेंट को वायलेट करा है कि जो उसके अंदर कंडीशन डाली गई पहली वो गलत है कि नहीं। फिर 26 सितंबर को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया इस पर्टिकुलर केस में जर्नैल सिंह में। उन्होंने कहा कि नागराज जजमेंट को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। फर्दर उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस का पहला क्राइटेरिया था नागराज के अंदर उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। हाउएवर उन्होंने कहा कि अगर आपको बैकवर्डनेस नहीं प्रूव करने की जरूरत है लेकिन आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डालना पड़ेगा, मतलब अगर कोई इंसान अमीर है या रिच है तो फिर वहां पे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम रिजर्वेशन। और ये जो है देखना पड़ेगा स्टेट को कि ये जो प्रमोशन है SC/ST कम्युनिटी के लिए वो क्रीमी लेयर के लोगों को ना मिले। अब इसके बाद इस केस के इश्यूज की ओर आते हैं। जो पहला इशू था ये था कि whether the Nagaraj judgment which was upheld in reservation and promotion for SC/ST community was correctly decided, क्या वो correctly decided था नागराज वाला केस। फिर दूसरा है कि क्या वो वायलेट करता है इंदिरा साहनी के जजमेंट को बाय रिक्वायरिंग कि SC/ST कम्युनिटी को ये प्रूव करना पड़े अफ्रेश कि उनको अपनी बैकवर्डनेस प्रूव करनी पड़ रही है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए, उनको फिर से अपनी बैकवर्डनेस प्रूव करनी पड़ी। अब चलिए केस के जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि 2006 का जो नागराज जजमेंट है उसको यहाँ पे रिकंसिडरेशन की जरूरत नहीं है 7 जजेस बेंच के द्वारा, क्योंकि एक 5 जजेस बेंच का डिसीजन था। और नेवरदलेस ये कहा कि जो नागराज जजमेंट था विद रिगार्ड्स टू फर्दर बैकवर्डनेस जो पहली कंडीशंस थी उसको उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। नागराज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि अगर स्टेट चूज करता है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की पॉलिसी को अप्लाई करने का तो वहां पे उसको क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो करंट बैकवर्डनेस है SC/ST कम्युनिटी की वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को ग्रांट करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, मतलब वो उनको बैकवर्डनेस दोबारा साबित करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऑन फर्दर बैकवर्डनेस जो जजमेंट हेल्ड किया गया है उसके अंदर एक कंडीशन है वो कॉन्ट्रेरी है 9 जजेस बेंच के डिसीजन की इंदिरा साहनी के। जस्टिस नरीमन ने यहाँ पे कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट ये अलाउ नहीं करता कि क्वांटिफाइबल डाटा को कलेक्ट करा जाए एज अ प्री रिक्विजिट फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि आपको जरूरत नहीं है क्वांटिफाइबल डेटा की। अगर एक चीज पहले ही स्टैब्लिश हो चुकी है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर बैकवर्ड है तो दोबारा उसके लिए डेटा कलेक्ट करके प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज थी। इसके बाद ये कहा हाउएवर की जो जजमेंट है उसके ना मॉडिफिकेशन ये होगा कि फर्दर बैकवर्डनेस क्राइटेरिया के अंदर ये उन्होंने ऐड कर दिया कि प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर यहाँ पे अप्लाई करेगा कि अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा रिच पर्सन है SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करता हुआ तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। और ये जो चीज थी वो पहले OBC कम्युनिटी पे ही केवल अप्लाई किया करती थी इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन अब इसको जो है SC/ST कम्युनिटी में भी अप्लाई कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन है
वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को कहीं ना कहीं अपहेल्ड करता है। उन्होंने कहा फेलिंग टू अप्लाई द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल वुड वायलेट द राइट ऑफ इक्वालिटी इन टू वेज। दो तरीके से राइट टू इक्वालिटी वायलेट करेगा। पहला, ये उन सब लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, नेमली जो जनरल क्लास के लोग हैं और जो फॉरवर्ड अमंग SC/ST क्लास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इक्वल होंगे और उनको डिफरेंटली ट्रीट करेगा अगर एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल नहीं लगाया गया तो। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि जो ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स एज सेम होता है, नेमली द बैकवर्ड क्लासेस एंड द फॉरवर्ड अमंग बैकवर्ड क्लासेस, वो चीज़ हो जाएगी कि जो इंसान गरीब है प्लस वह SC/ST कम्युनिटी से है और जो अमीर है और वह SC/ST कम्युनिटी से, उनके साथ फिर आप उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट एक तरीके से, दो तरीके से ये चीज़ वायलेट करती। तो कोर्ट ने दस हेल्ड करा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल है वो यहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए राइट टू इक्वालिटी को। जस्टिस नरीमन ने ऑब्जर्व करा कि द होल ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इज टू सी दैट द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स मूव फॉरवर्ड सो दैट दे मार्च हैंड इन हैंड विद द अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि वो हाथों में हाथ बढ़ के बाकी सिटीजन्स के साथ आगे बढ़ सकें, जो बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो। उन्होंने फिर ये कहा कि दिस विल नॉट बी पॉसिबल if only the creamy layer within the class bag all the coveted jobs in public sector and perpetuate themselves, leaving the rest of the class backward as they always were। उन्होंने ये कहा कि जो अगर हम लोग नहीं लगाएंगे एक्सक्लूजन लेयर का प्रिंसिपल क्रीमी लेयर की, तो फिर जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सारी के सारी जो कवेटेड जॉब्स होती हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसको अपने साथ खुद लेके चले जाएंगे और जो बाकी सही में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तो कभी ये जॉब मिलेगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल लगाना बड़ा ज़रूरी है। जस्टिस नरीमन ने फर्दर ये क्लैरिफाई करा कि जब हम लोग क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे SC/ST कम्युनिटी के लिए, तो उसके अंदर कोर्ट इन एनी मैनर जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट दी हुई है अंडर आर्टिकल 341 और 342, उसके साथ वो छेड़छाड़ किसी भी रेफरेंस में नहीं कर रही है। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो मेंशन्ड है कास्ट और ट्राइब्स उस पर्टिकुलर उसके ग्रुप्स उसके अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, उनको ऑल्टर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पर्सन्स इन ग्रुप के थे जो कि अनटचेबिलिटी या बैकवर्डनेस से बाहर आ चुके हैं बाय वर्च्यू कि वो लोग क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, वो लोग थोड़ा सा वेल्दी हो गए हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ इसको सर्कुलेट करिए। और अगर आपको इसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो भी देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।